बच्चों को मेरा नमस्ते। अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अमित दीक्षित पर सभी बच्चों ने इसके अगले वीडियो पर जीवन के 3 डोमेन टॉपिक पढ़ा था। इसके आगे का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, सजीव जगत चैप्टर का, तो उसमें अगला जो टॉपिक है वो जीवों का नामकरण। ये टॉपिक है, तो जीवों के नामकरण के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे। जीवों का नामकरण। बात आती है जीवों का नामकरण क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि एक जीव को कई नामों से जाना जाता है, एक जीव को कई जगह कई नामों से जाना जाता है। तो एक जीव को एक नाम से ही जाना जाए, इसलिए इस नामकरण की आवश्यकता हुई और ये नामकरण की पद्धति आई। तो क्या है, किसी जीव की खोज के बाद में वर्गीकी में स्थान देने के लिए, किसी जीव की खोज करने के बाद, किसी जीव की खोज करने के बाद वर्गीकी में स्थान देने के लिए उसे निश्चित नामकरण करना होता है। जिसे उस जीव का वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो जीव का नामकरण क्या है, किसी जीव की खोज के बाद, खोज करने के बाद वर्गीकी में स्थान देने के लिए उसे निश्चित नामकरण करना होता है, जिसे जीव का वैज्ञानिक नाम कहते हैं। इसे ही जीव का नामकरण कहते हैं। अब बात आती है नामकरण की आवश्यकता क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों, जीव के नामकरण की आवश्यकता क्यों। तो आवश्यकता का एक मेन कारण है कि विश्व में एक जीव को कई नामों से जाना जाता है। अब एक जीव को जब कई नामों से जाना जाएगा तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती है। तो दिक्कत न आए इसलिए अध्ययन की दृष्टि से, उनको जानने समझने की दृष्टि से, इसलिए जीवों के नामकरण की आवश्यकता होगी। तो दूसरा टॉपिक आ जाता है जीवों के नामकरण की आवश्यकता क्यों, या जीवों के नामकरण की आवश्यकता। तो ये दूसरी बात हो जाती है। तो जीवों के नामकरण की आवश्यकता, क्योंकि एक जीव को विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से जानते हैं, इसलिए उसको जानने समझने में दिक्कत होती है। तो नाम के द्वारा हम इस जीव को व्यवस्थित रूप से जान जाएं और अध्ययन की दृष्टि में भी सुगमता रहे, इसलिए जीवों के नामकरण की आवश्यकता हुई। अब बात आती है, जो जीवों का नामकरण हुआ उसकी खोज किसने की। जीवों के नामकरण की खोज की बात आती है, कहां से मामला ये चालू हुआ, जीवों के नामकरण की खोज। तो जीवों के नामकरण की खोज वर्गीकी के जनक सभी लोग जानते हैं, कैरोलस लिनियस है। तो जीवों के नामकरण की खोज भी कैरोलस लिनियस ने किया। जीवों के नामकरण को किसने बताया, कैरोलस लिनियस ने बताया। और कैरोलस लिनियस ने कब, 1758 में इसको बताया। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक पुस्तक पर जंतुओं के नामकरण की बात बताई और दूसरी पुस्तक पर पादपों के नामकरण की बात बताई। लेकिन उन दोनों पुस्तकों में नामकरण करने का तरीका एक तरीके का था, जिसमें
सिस्टेमा नेचुरी एक पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक लिखी उसके 10वें संस्करण में, किस संस्करण में? 10वें संस्करण में उन्होंने जंतुओं के 4378 उस समय मौजूद जातियों का नामकरण उन्होंने बताया। दूसरी जो पुस्तक लिखी वो पादपों के नामकरण के लिए लिखा और उसका नाम था जनेरा प्लांटेरम, जनेरा प्लांटेरम। इसमें जंतुओं के बारे में बताया, जंतुओं के नामकरण के बारे में, इसमें पादपों के नामकरण के बारे में बताया। और उन्होंने इन पुस्तकों में किस आधार पर नामकरण किया। तो अब अगली बात आती है, मैं आपको बताता हूं जंतुओं का नामकरण किस आधार पर उन्होंने किया। तो उन्होंने नामकरण की एक पद्धति विकसित की, उस पद्धति का नाम दिया द्विनामकरण पद्धति। द्विनामकरण पद्धति, द्विनामकरण पद्धति या द्विनामकरण कुछ भी कह सकते हैं। अब बात आती है जीवों के नामकरण की खोज हो गया, जीवों के नामकरण की खोज के बाद में द्विनामकरण पद्धति की बात आती है। द्विनामकरण पद्धति की मैं बात करूं तो स्वीडन के वैज्ञानिक, कहां के थे ये कैरोलस लिनियस? स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने कैरोलस लिनियस द्वारा जीवों के नामकरण की वैज्ञानिक पद्धति दी गई, जिसमें किसी जीव का नाम लिखते समय लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। किसी जीव के जैविक नाम के अलावा किसी जीव के जैविक नाम के अलावा यह उसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जैविक नाम, सबसे पहले जैविक नाम हमने ले लिया मेढक, मेढक अर्थात फ्रॉग, फ्रॉग भारतीय मेढक को कहते हैं। इसका हम जीनस अगर देखें और स्पीशीज देखें, जीनस वंश, स्पीशीज जाति, तो इसका जीनस राना है और स्पीशीज इसकी जो है टिग्रीना है। तो जो राना है इसको हम कहेंगे जेनेटिक नेम, इसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक नेम। राना को हम क्या देंगे? जेनेटिक नाम। और ये टिग्रीना जो जाति है इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नाम। तो इसका मतलब क्या हो गया
किसी जीव के नाम में दो चीजें होती हैं, एक उसका जेनेटिक नाम जो वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा उसका स्पेसिफिक नाम जो उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। ये दो चीजें किसी जीव के नामकरण में होती हैं। यह किन्होंने बताया था? कैरोलस लीनियस ने। और इस प्रकार से उन्होंने यह नामकरण की पद्धति विकसित की। इस नामकरण की पद्धति में उन्होंने कुछ बाध्यताएं रखी, कुछ नियम रखे। तो वह नियम जो हैं वो इस प्रकार हैं, जरा मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। उन्होंने पहला नियम बताया था, भाषा जो होगी नाम की वह कैसी होगी? लैटिन भाषा होगी। दूसरी बात क्या बताई थी उन्होंने? पहला उसका शब्द वंश होगा जो उसके जेनेटिक नाम को प्रदर्शित करेगा, जो उसके जेनेटिक नाम को प्रदर्शित करेगा। तीसरी बात, दूसरा शब्द जाति होगा जो उसके स्पेसिफिक नाम को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद में चौथी बात क्या बताई थी उन्होंने? कि वंश का पहला शब्द, वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है ना। और क्या बताया? जो दूसरा शब्द उसका जाति है, जाति कैसे लिखा जाएगा? वह अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से पूरा लिखा जाएगा। ये चीजें उन्होंने द्विनामकरण पद्धति में कैरोलस लीनियस ने बताया था। इसके बाद में जब दो नामकरण पद्धति पूरी विकसित हो गई तो कुछ जातियां ऐसी मिली जिनकी जातियां तो समान थीं, एक दूसरे के साथ वो संतान भी उत्पन्न कर सकते थे, लेकिन उनमें बहुत बड़े चेंजमेंट थे। तो वैज्ञानिकों ने एक त्रिनामकरण पद्धति को डेवलप किया। त्रिनामकरण पद्धति में क्या हुआ कि थोड़ा सा दो नामकरण पद्धति से थोड़ा डिफरेंट था उसमें। उस त्रिनामकरण पद्धति में त्रिनामकरण पद्धति में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने जीवों को जब देखा बहुत अधिक समानताएं हैं, तो उन जीवों में एक चीज उनके देश के अकॉर्डिंग उनमें जैसे कौवा का उदाहरण आता है। और त्रिनामकरण पद्धति में क्या होता है? वंश सबसे पहले, फिर जाति और अंतिम में उपजाति उसकी होती है। ये तीन चीजें वहां हो जाती हैं त्रिनामकरण पद्धति में। जीनस, स्पेसीज और सब स्पेसीज, ये तीन चीजें आ जाती हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा? जो भारतीय कौवा था, कौवों में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। उन्होंने क्या परिवर्तन देखा? जो भारतीय कौवा था और जो वर्मा का कौवा था और जो श्रीलंका का कौवा था, इन तीनों कौवाओं में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर था। तीनों में बहुत डिफरेंट था। तो उस आधार पर इन तीनों जगह के जो है क्रोच को उन्होंने क्या किया कि अलग अलग उपजातियों में विभाजित कर दिया। जैसे जो भारतीय कौवा था, भारतीय कौवा जो था उसका नाम उन्होंने क्या दिया? कोवर्स
स्प्लेंडर से स्प्लेंडर्स, कोवर्स, स्प्लेंडर्स, कोवर्स, स्प्लेंडर्स, ये भारतीय कौवा हो गया। अगर यहीं पर वर्मा के कौवा की बात की जाए तो उसका वंश यही था, जाति स्प्लेंडर्स ही थी, लेकिन उपजाति उसकी इंसोलेंस हो गई। उसकी उपजाति क्या हो गई? इंसोलेंस। इसके बाद में अगर लंकाई कौवा की बात की जाए तो उसका वंश जीनस सेम, जाति स्प्लेंडर्स ही, और लेकिन उसकी जो सब जाति थी वो प्रोटेगेटस हो गई, प्रोटेगेटस। इस प्रकार से ये त्रिनामकरण पद्धति हो जाती है, अर्थात द्विनामकरण पद्धति में वंश और जाति होती है, लेकिन त्रिनामकरण पद्धति में वंश, जाति और उपजाति भी हो जाती है। इस प्रकार से यह त्रिनामकरण पद्धति समाप्त हो गई आपकी। अब अगली बात आती है, ये जो नामकरण की पद्धतियां बनी, इन पद्धतियों का कोई सुपरविजन कहीं ना कहीं से हो रहा होगा। तो उस सुपरविजन करने वाला कौन है, कहाँ से होता है, कब उसका निर्धारण हुआ? तो क्या है, नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता। इनको हम नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियम भी कह सकते हैं। तो जो अंतरराष्ट्रीय नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता थी, उस संहिता के आयोग का 92 में उसका गठन हुआ, और उस गठन में 2 प्रकार की समितियां बनाई गईं। एक समिति का नाम दिया गया ICBN, दूसरी समिति का नाम दिया गया ICZN। अब जो ICBN है उसका क्या नाम है और ICZN का क्या नाम है? देखिए, ICBN इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसका क्या नाम है? इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका नाम क्या हो जाएगा? ICZN का इंटरनेशनल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये 2 समितियां, ये अंतरराष्ट्रीय समितियां 2 हैं, इंटरनेशनल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। इन दोनों समितियों के आधार पर नामकरण की एक संहिता बनी, एक नामकरण के नियम बने। इन नामकरणों के नियमों का गठन, संहिता का गठन, अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ? 1898 में। इन्होंने कुछ नियम बनाए। इन नियमों में से कौन कौन से नियम थे मैं आपको बताता हूं। पहला नियम, हम वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने? पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करेगा। पहला शब्द किसको प्रदर्शित करेगा? वंश को। जरा मैं इसकी स्याही खत्म हो गई है।
पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करेगा, दूसरा शब्द उसकी जाति को प्रदर्शित करेगा। ये दूसरी बात उन्होंने बताई थी। तीसरी बात इस समिति के आधार पर क्या बताई गई कि इसमें जो वंश होगा, वंश का पहला अक्षर, वंश का पहला अक्षर कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। वंश का पहला अक्षर, तीसरी बात क्या बताई गई थी? वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। तीसरी बात क्या बताई थी? पहला शब्द वंश तथा दूसरा जाति। वंश, फिर वंश का पहला अक्षर कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल से, कैपिटल लेटर से। और दूसरा शब्द क्या था? जाति। तो जाति के सभी अक्षर स्मॉल लेटर से होंगे। वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से, जाति के सभी अक्षर स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। चौथी बात क्या आती है कि जब इसकी छपाई की जाएगी, इन वैज्ञानिक नामों की छपाई होगी, तो वहां पर इनको इटालियन वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात तिरछे शब्दों से इनको छापा जाएगा। और जब हम इसको हैंड राइटिंग से लिखेंगे तो लिखने के बाद में अंडरलाइन कर देंगे उसको। इस प्रकार से ये नामकरण की पद्धतियां हैं। आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। कल हम अगले पार्ट में इस लेसन के फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।